डार्विनिज्म किसने दिया था? डार्विनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय, अगर मान लीजिए आप आ गया डार्विन, डार्विनिज्म पर प्रकाश डालिए, गिव अ डिटेल्ड नोट ऑन डार्विनिज्म एंड ऑल्सो डिस्क्राइब नियो डार्विनिज्म, ऐसे दे दिया तो अब क्या करोगे? तो डार्विनिज्म किसने प्रपोज किया था? सबसे पहले तो आप देखो, हम यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे हैं, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना, जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन डालना, तब लिखना कि ये किसने प्रपोज किया था, और इंट्रोडक्शन में छोटी छोटी बातें डालना, ठीक है, जो हम लिखाने जा रहे हैं। तो डार्विनिज्म किसने प्रपोज किया था? प्रपोज्ड बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक। अब इनका जो लाइफ स्पैन था 1809 से लेके 1882, जानते हो, 1809 से लेके 1882, वेरी वेरी IMP। 1809 में जो है, देखो अब इंट्रोडक्शन आप ऐसा लिख देना ना कि एग्जामिनर विल शॉक, ठीक है, एंड यू विल रॉक। इंट्रोडक्शन में पहले आप ये लिखोगे, दूसरी चीज आप ये लिखोगे कि डार्विन इंग्लैंड में, मतलब ठीक है, ये श्रूबेरी इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे। 1809 में लेमार्क की बुक पब्लिश हुई थी, फिलोसॉफी जूलॉजिक, और उसी समय डार्विन का बर्थ हुआ था। जब डार्विन की डेथ के 2 साल बाद मेंडल की डेथ हुई थी। मेंडल पैदा हुए थे 1822 में और मरे थे 1884 में। पैदा हुए डार्विन से बाद, और 1800 तो आफ्टर 2 ईयर लेटर, ऐसा करके एक सवाल था, मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक पूरा पूरा स्टेटमेंट टाइप का सवाल था डार्विन, लेमार्क, मेंडल से, किसकी बर्थ के 2 साल बाद, ये से करके, तो वो आपको थोड़ा ईयर भी याद होना चाहिए। फिर इसके बाद ये बर्थ प्लेस इनका देखिए, या बर्थ प्लेस कहाँ था, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो श्रूबेरी इंग्लैंड में, है ना, श्रूबेरी एक था, श्रूबेरी इंग्लैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद आते हैं डार्विन के बारे में, इनका जो डार्विन के बारे में 2-3 बातें आपको इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि इनके देखिए, मतलब एक 2 टीचर थे, ये तो हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। रॉबर्ट ग्रांट हिज जूलॉजी टीचर, इनके जूलॉजी टीचर थे, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ डार्विन का तो वो नहीं लिखना है, ये आप इंट्रोडक्शन में मत लिखना रॉबर्ट ग्रांट और ये सब। और दूसरा है हेंस्लो, हम अभी आपको बस बता दे रहे हैं, हेंस्लो उनके बॉटनी टीचर थे, हिज बॉटनी टीचर, मतलब इन्होंने इनको बॉटनी पढ़ाई। और ऐसा कहा जाता है उस दौर में इतनी बॉन्डिंग थी हेंस्लो और डार्विन की, कि डार्विन को कहा जाता था अ मैन हु वॉक विद हेंस्लो। कोई कहता है भाई डार्विन कहाँ है, तो हेंस्लो को खोजो, है ना। आज जैसे 2 बहुत गहरे मित्र हैं, तो एक को ढूंढना है तो भैया दूसरे को ढूंढो, दूसरका वाले को, तो ऐसे ही था, हेंस्लो को ढूंढो। तो अ मैन, इसी वजह से डार्विन को कहा जाता था, डार्विन को क्या कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता अ मैन हु वॉक्स विद हेंस्लो, ठीक है, हाँ, हु वॉक्स विद हेंस्लो। मेंस में जब हम आएंगे तो बताएंगे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, अभी 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 हम लोग प्री की तैयारी कर ले भाई। डार्विन मतलब आप अपने पास रखिए ये सारी नॉलेज, हम बता देंगे कि कितना लिखना है क्या नहीं। डार्विन ने अ मैन हु वॉक्स विद हेंस्लो इनको कहा जाता था। हिज जर्नी, उनकी जर्नी से रिलेटेड जिस शिप पे वो गए थे, HMS बीगल, HMS फुल फॉर्म पूछ देता है, हिज या हर मैजेस्टिक शिप, जादुई जहाज थी एक तरीके से, मैजेस्टिक शिप, हिज या हर मैजेस्टिक शिप। और इनकी जर्नी टाइम 1831 से 5 साल,
ठीक है, 1831, सब छोटी छोटी बातें आप लिखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है 1831 से 1836, ये 5 साल इन्होंने इस पे ट्रेवल किया था, 1831 से 1836। और हमने बताया भी था कि ये वैसे भी HMS बीगल पे इनके जाने का कहीं नामो निशान नहीं था, ये तो इनके मित्र की एक तबीयत मतलब अचानक अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत खराब हो गई, तब जाके इनको जाने का मौका मिला। किसी ने बोला भाई तू चलेगा, हाँ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। जैसे ना कि एक सीट कैंसिल हो गई, टिकट कोई एक नहीं जा रहा है तो उस पर चलो तुम घूम आओ, ऐसे ही था, डार्विन को तब मौका मिला था। ठीक है, इसके बाद आएंगे ये जो ट्रेवल करना था इन लोगों को, ठीक है, HMS बीगल का जो टूर था, HMS बीगल टूर लिख लीजिए। HMS बीगल टूर कहाँ कहाँ हुआ था? ये हुआ था साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और वहीं पे, ठीक है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन इन जगहों पे टूर हुआ था। और बीच में उनको मिला गैलापेगोस आइलैंड पे, काफी टाइम उनका वो HMS गैलापेगोस आइलैंड पे इनको, हमें लगता है कई महीने रुकना पड़ गया था, क्योंकि वहां पे इनकी ये वॉयस खराब हो गई थी। उस मरम्मत के लिए, सोचो, मरम्मत के लिए वहां ये रुके थे ये लोग, गैलापेगोस आइलैंड पे ये मरम्मत के लिए रुके थे, इस वॉयस खराब होने के लिए, गैलापेगोस आइलैंड पे। वहीं पे तो, वहीं से तो इन्होंने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का कॉन्सेप्ट ही दे दिया। उन्होंने बताया इतनी सारी डाइवर्सिटी, जिसको लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन कहा इन्होंने, लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन का लिविंग लैब कहा। हाँ, ठीक। इसके बाद आइए देखिए क्या है, ठीक है, इन्होंने जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हालांकि ये, चलो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाद में, ये इनकी अकेले की क्रिएशन नहीं है, इसमें बहुत सारे आइडिया उनके भी थे, वेलेस के भी थे। चलिए इसके बारे में बताते हैं। डार्विन को 2 पर्सन ने बहुत ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है, 2 लोगों ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। हाँ, लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। डार्विन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई, लिखिए, डार्विन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई, किससे इन्फ्लुएंस हुए थे जानते हैं? बाई में लिखना 2 लोग, एक थियरी ऑफ जियोलॉजी, थियरी ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी, और एक पॉपुलेशन थियरी, पॉपुलेशन थियरी। 2 थियरी ने इनको बहुत प्रभावित किया, इनकी सोच बदल दी और इनको काफी। थियरी ऑफ जियोलॉजी पहले किसने दिया था? चार्ल्स लायल। और पॉपुलेशन थियरी किसने दिया था? थॉमस माल्थस ने। वेरी वेरी IMP पूछा जाता है, पॉपुलेशन थियरी किसने दिया था? थॉमस माल्थस ने दिया था। किसने दिया था? थॉमस माल्थस ने दिया था। चार्ल्स लायल एंड थॉमस माल्थस। ठीक है, ओके। देखिए, चार्ल्स लायल ने बताया कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जो जियोलॉजी है, भौगोलिक भौगोलिक जिसको आप कह सकते हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज पैरेलल टू एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ is parallel to evolutionary history of earth, evolutionary history of earth,
पहली चीज तो ये बात तो सच ही है ना, जो भौगोलिक हिस्ट्री है हमारे अर्थ की वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के पैरेलल है। दूसरी चीज ये है, थॉमस माल्थस ने क्या बताया। थॉमस माल्थस का कहना था, देखो डार्विन को ये लगता था कि डार्विन का एक पास्चुलेट है ओवर प्रोडक्शन। डार्विन का एक पास्चुलेट है ओवर प्रोडक्शन। तो ओवर प्रोडक्शन में ये है कि कोई भी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर रिसोर्सेस मिले तो वो मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे एक अमीबा को बस और बस रिप्रोड्यूस करने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो पूरी अर्थ भर देगा। एक हाथी को रिप्रोड्यूस करने के लिए छोड़ दिया जाए तो आपको हर जगह हाथी हाथी दिखेंगे। लेकिन नेचर इसको सपोर्ट क्यों नहीं करती? क्यों कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं करता? क्यों इतने हर 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 की पॉपुलेशन कांस्टेंट है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए तो डार्विन को ये बात समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों है। तो बाद में थॉमस माल्थस की पॉपुलेशन थियरी जब उनके सामने आई तो माल्थस ने लिखा था कि भैया देखो, पॉपुलेशन थियरी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, सुनना, जो फूड है, फूड ग्रोज एरिथमेटिकली, एरिथमेटिकली, या पहले ऐसे लिखिए, सॉरी, पॉपुलेशन ग्रो जियोमेट्रिकली, ऐसे लिखिए। पॉपुलेशन ग्रो जियोमेट्रिकली, पॉपुलेशन ग्रोज जियोमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली, ठीक है। पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से, जियोमेट्रिक का मतलब 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे, ये जियोमेट्रिक है। एरिथमेटिक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कुल मिला के जियोमेट्रिक में तेजी ग्रोथ होता है और एरिथमेटिक में स्लो होता है। इन्होंने कहा पॉपुलेशन तो जियोमेट्रिकली ग्रो करता है, बट फूड फूड ग्रोज एरिथमेटिकली। अब इसमें कितनी बड़ी बात छुपी हुई है पता है आपको? आप मुझे बताइए, 1 सेकंड में मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट के, 1 1 सेकंड में मैसेज आ रहे हैं, फाइनल डेट अनाउंस्ड। ओके चलिए ठीक। तब डार्विन को लगा अच्छा ये बात है। इन्होंने कहा भाई देखो, ये बात उनको स्ट्राइक की, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, फूड लिमिटेड है। पॉपुलेशन तो भले तेजी से ग्रो करती है पर फूड तो लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन भी तो लिमिट हो जाएगी ना। अगर फूड ही नहीं रहेगा तो पॉपुलेशन जियोमेट्रिकली ग्रो कैसे करेगा? तो यही थॉमस माल्थस की पॉपुलेशन थियरी इनको बहुत अफेक्ट की, कि इसी वजह से किसी भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन एक निश्चित ही है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि कितना ग्रो कर पाएगा वो, रिसोर्सेस तो लिमिटेड हैं। फूड अरिथमेटिकली ग्रो करता है, पॉपुलेशन जियोमेट्रिकली कैसे, फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? ये चीज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को? तो जियोमेट्रिकली का मतलब क्या हुआ? जियोमेट्रिकली का मतलब हो गया ज्यादा तेजी से ग्रो करना, अरिथमेटिकली का मतलब हो गया कम ग्रो करना। ठीक है, चलिए ओके। तो ये दो लोगों ने, इनको दो थियरी ने डार्विन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। फिर बताते हैं डार्विन के दो, पहली चीज तो दो लोगों ने काफी अफेक्ट किया। दूसरा चीज ये है कि डार्विन के दो की कॉन्सेप्ट थे। की कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, टू की। अच्छा चलिए, एक और साइंटिस्ट थे जो डार्विन के समकक्ष वैज्ञानिक थे, आपको बता दें। एट दैट टाइम एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेलेस। अल्फ्रेड वेलेस, लिखिए, वेरी वेरी आईएमपी, यहां से सवाल पूछा जाता है। जिस वक्त डार्विन गैलापैगोस आइलैंड पे अपनी रिसर्च कर रहे थे, उस वक्त एक और साइंटिस्ट थे जो मलय आर्चिपिलेगो पे अपना एक्सपेरिमेंट या रिसर्च कर रहे थे। ये भी एक नेचुरलिस्ट थे, डार्विन भी एक नेचुरलिस्ट थे। अल्फ्रेड वेलेस, नेचुरलिस्ट, हु वर्कड हु वर्कड who worked on
मलय आर्चिपिलेगो, मलय आर्चिपिलेगो। आर्चिपिलेगो किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहा जाता है। बहुत सारे आइलैंड के ग्रुप, एक आइलैंड ऐसे जो हॉर्स शू शेप में अरेंज होते हैं, घोड़े की नाल के आकार में अरेंज होते हैं। जैसे घोड़े की नाल ऐसे होती है ना, ऐसे अरेंज हो। तो ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड विच आर अरेंज्ड इन हॉर्स शू मैनर, याद रख लेना। आर्चिपिलेगो भी आइलैंड के। तो जिस वक्त डार्विन गैलापागोस इतनी अच्छी स्टोरी बता रहे हैं, तो मलय आर्चिपिलेगो पे अल्फ्रेड वेलेस अपना जो है रिसर्च कर रहे थे एंड केम टू द सेम कंक्लूजन, लगभग वही कंक्लूजन इनको भी मिला जो डार्विन को मिला था। लेकिन क्रेडिट किसको ज्यादा मिलता है? डार्विन को ना। तो बताते हैं आपको। तो मलय आर्चिपिलेगो पे ये काम कर रहे थे एंड केम टू द सेम कंक्लूजन, ठीक है, सेम कंक्लूजन अराउंड सेम टाइम, लगभग उस समय, सेम टाइम पे सेम कंक्लूजन। विच डार्विन टोल्ड, जो डार्विन ने बोला था। ठीक है। ही सेंट, उन्होंने अपना जो कंक्लूजन था उन्होंने डार्विन को भेजा। ही सेंट हिज कंक्लूजन टू डार्विन, डार्विन को भेजा कि भैया देखो भैया डार्विन, आपने जो कंक्लूजन था आपका वही मेरा भी आ रहा है। देखो ये सारे मेरे पेपर है, इसको आप देखो, ये देखो कितने अच्छे थे। ऐसा नहीं कि हाँ भाई चलो मैं जल्दी से पब्लिश कर दूं, डार्विन का नाम खत्म हो जाए या ऐसा। तो डार्विन को इन्होंने भेजा, क्योंकि डार्विन उस वक्त जो छोटे मोटे पेपर दिया करते थे साइंटिस्ट को, ठीक है, तो यही कंक्लूजन दिखाई दे रहा था। तो फिर दोनों लोगों ने मिलके अल्फ्रेड वेलेस एंड चार्ल्स डार्विन, दोनों लोगों ने मिलके, है ना, कॉम्प्रोमाइज करके कलेक्टिवली एक पेपर पब्लिश किया, कलेक्टिवली एक थियरी दिया। अल्फ्रेड वेलेस एंड चार्ल्स डार्विन collectively gave a theory, collectively gave the theory। क्या है उस थियरी का नाम? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, origin of species by means of natural selection। तो अगर कोई आपसे पूछे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये थियरी किसने दिया था? दोनों लोगों ने मिलके। लेटर दिस थियरी वाज पब्लिश्ड इन, बाद में लेटर दिस थियरी वाज पब्लिश्ड इन, दिस थियरी वाज published in book origin of species। इस किताब में 1859 में, और इसके जो राइटर थे वो डार्विन ही थे, क्योंकि डार्विन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। ठीक है, डार्विन थे इसके जो राइटर थे, वो थे डार्विन। एक बार देख लो, आप इधर देख लो। तो दोनों लोगों ने मिलके एक थियरी दिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, बाद में ये थियरी किस बुक में पब्लिश हुई? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में। वेरी वेरी आईएमपी सवाल पूछा जाता है, ये बार बार ये ईयर आता है, समझ रहे हैं ना, ये ईयर बार बार आता है, ये ईयर बार बार पूछा जाता है। 1859 सही है ना, 1859। तो ये आपको याद रखना है। मेंडल ने कब पब्लिश किया था? 1866, या एनसीईआरटी में 1865 दिया है। ठीक है, वो भी याद रखना। मेंडल का कार्यकाल क्या था?
57 से लेके 56 से लेके 1863 तक। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है, समझ रहे हैं? ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये सब नोट आपके अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। हाँ, अब आ जाएं हम, फिर आइए डार्विन के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि डार्विन की अदर बुक्स ऑफ डार्विन, डार्विन की और बुक्स पहले देख लेते हैं, और अदर थियरी भी देख लेंगे, डार्विन की कुछ और किताबें। एक तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, दूसरा है एक बहुत फेमस बुक है इनकी, इमोशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन मैन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन, इमोशंस इन मैन, ये एक बहुत फेमस किताब है इनकी। काफी हद तक मैंने कुछ इसके आर्टिकल्स पढ़े भी हैं। एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस इन मैन, नहीं मैन नहीं, एनिमल, एनिमल्स में इमोशन, एनिमल्स, ठीक है। वेरिएशन अंडर डोमेस्टिकेशन, एक और किताब इनकी, वेरिएशन अंडर डोमेस्टिकेशन। बता दे रहे हैं, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो छोड़ देना, क्या करोगे, ये है, ठीक। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो है ही, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। तो ये इनकी कुछ फेमस किताबें हैं डार्विन की। यहीं से डार्विन को तो इतना हो हल्ला मच गया, डार्विन ने अपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जिस वक्त कॉन्सेप्ट दिया था 1859 में, उस वक्त देखो मेंडल का कार्यकाल क्या था, 1857 से 1863, ये था मेंडल का कार्यकाल। क्यों मेंडल को इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था, उसके पीछे डार्विन भी एक रीजन थे। जब 1857 में मेंडल अपने छोटे छोटे पेपर में मटर के बीज, मटर के दाने, मटर की फली, मटर की हाइट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल सुनने में इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, जबकि वही इनहेरिटेंस छुपा हुआ था सारा। तो ये अपने छोटे छोटे झुर्रीदार, पीले, गोल, बड़े, हाइट, एक्सियल, फ्लावर, ये वो करके अपना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भेजते थे साइंटिफिक ग्रुप्स को। उस वक्त 1859 में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, डार्विन ने कह दिया कि हमारे पूर्वज थे बंदर। डार्विन ने 1859 इन्हीं के अराउंड, ये 1857 से, उस समय ये अपना झुर्रीदार कर रहे थे, गोल कर रहे थे, ठीक है, लाल पीले नीले कर रहे थे। अब कोई ये कह दे, जैसे हम बैठे हैं, मीडिया में न्यूज आ गई, एकदम धमाकेदार न्यूज, छोटी छोटी न्यूज दब जाएगी, दिन रात मीडिया उसी को दिखाएगा। उस समय डार्विन के समय में क्या, जो भी छोटे मोटे मीडिया रहे हों, जो भी अपना सूचना का जो सोर्स रहा हो, उसमें डार्विन ने इतना बड़ा बात कह दिया कि हमारी ओरिजिन बंदरों से हुई है। अब ये तो कितना हर्टिंग, ये कितना हर्टिंग था लोगों के लिए जो ये मानते थे क्या सुपर नेचुरल पावर से हुआ है, ब्रह्मा से हुआ है, विष्णु से हुआ है, ये अवतार वो अवतार। उस वक्त डार्विन खोजे जाने लगे, अंडरग्राउंड हुए थे बेचारे कितने सालों तक। जितनी भी मीडिया थी उस वक्त की, छोटी मोटी न्यूज मीडिया जो कुछ भी रही हो, जो भी संसाधन रहे हो, वो डार्विन के घर के इर्द गिर्द, है ना। तो डार्विन डार्विन डार्विन, एवरीवेयर डार्विन, हर जगह डार्विन थे। इस वजह से मेंडल का वो काम पे ध्यान ही नहीं दिया गया, बेचारे के काम पे। बाद में मरने के बाद इनको रिकॉग्निशन मिला। तो यही चीज है, डार्विन को ये मोस्ट वांटेड उस वक्त थे, मोस्ट वांटेड, मिलो तो एकदम उड़ा दो सीधे सीधे, ठीक है। तो हाँ, खैर, अब ये तो कुछ बुक्स है, और अदर थियरीज
ठीक है, ये तो फेमस बुक्स हो गई इनकी। कुछ और भी डार्विन की थियरी है ना। अदर थियरीज, अदर थियरीज ऑफ डार्विन, डार्विन के बारे में बता दें, थियरीज ऑफ डार्विन। डार्विन ने और क्या क्या थियरी दी है, हर जगह थे डार्विन। डार्विन की एक थियरी तो है, आप ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन ओरिजिन ऑफ, ऐसे यहाँ लिख लीजिए, थियरीज ऑफ डार्विन, बुक्स ऑफ डार्विन, क्यों अदर अदर कर रहे हैं, है ना। बुक्स ऑफ डार्विन, थियरीज ऑफ डार्विन, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन सीधे सीधे लिख लो, नेचुरल सिलेक्शन इनकी एक थियरी थी। और था इनका सेक्सुअल सिलेक्शन। जैसे सेक्सुअल सिलेक्शन बताया ना हमने, सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब कोई मेल पार्टनर के अंदर अच्छे ट्रेड्स को देख के फीमेल उसको ज्यादा प्रेफर करती है। जैसे मोर में हो गया, मोर जो होता है छोटी पंख, जो छोटी पूंछ वाला होता है, वो बड़ी जो मोरनी नाचती है ना, मोरनी जिनके पंख ज्यादा बड़े होते हैं, मोर उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत से एनिमल में ऐसे कुछ ट्रेड्स होते हैं जिनको देख के फीमेल, जो मेल में कुछ सुपीरियर ट्रेट है तो फीमेल उसकी तरफ ज्यादा, बहुत सारी फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। फीमेल में कुछ सुपीरियर ट्रेट्स हैं तो मेल बहुत सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसको सेक्सुअल सिलेक्शन कहा गया। जैसे हमने सेक्सुअल सिलेक्शन का ही नतीजा है कि आज हमारे बॉडी पे जो मेल हैं, मेल की बॉडी पे बाल काफी कम हो गए। ठीक है ना। पहले बॉडी पे बाल बहुत ज्यादा थे, पर हमने बताया कि कुछ ऐसे मेल भी उस वक्त रहे होंगे जिनकी बॉडी पे थोड़ा कम बाल थे, तो ज्यादा फीमेल उनको प्रेफर करती थी मेटिंग के लिए। ठीक, तो इस तरह से सेक्सुअल सिलेक्शन हुआ, बॉडी हेयर में रिडक्शन सेक्सुअल सिलेक्शन का ही नतीजा है। ठीक है, इसके बाद सेक्सुअल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो थियरी ऐसे लिखो ना, थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, थियरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, थियरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, थियरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसके बाद है थियरी ऑफ पैनजेनेसिस। जेनेटिक्स के स्टार्टिंग में बताया ना, पैनजेनेसिस का थियरी, वेरी वेरी आईएमपी पूछ दिया जाता है। पैंजिया, पेंस्पर्मिया, पैनजेनेसिस सब अलग अलग हैं। पेंस्पर्मिया तो रिटर ने दिया था ना, रिटर ने दिया था। हाँ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी प्लांट को या एनिमल को इंटेंशनली ब्रीड करा रहे हैं कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर के लिए, जैसे हम चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए प्लांट या एनिमल को ब्रीड कराना। नहीं नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उनका पास्चुलेट है। थियरी पास्चुलेट में अंतर होता है, वो उनके पास्चुलेट हैं, थियरी अलग चीज है। थियरी बड़ी होती है, पास्चुलेट छोटे छोटे टर्म्स होते हैं। तो एक थियरी के अंदर कई सारे पास्चुलेट आ सकते हैं। तो मेरी बात सुनिए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे अब हमें चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी गाय हो या ऐसा कोई कैटल हो जिसका मीट भी बेहतर हो और जिसका मिल्क भी बेहतर हो। जब तक मिल्क है, नहीं तो फिर मीट। अब देखो, इसको अदरवाइज मत लेना। तो उसके लिए, क्योंकि ये होता है उसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर, तो उसमें हमने क्या किया कि हमने एक कैटल ऐसा लिया जिसका मीट काफ़ी अच्छा है, लीन मीट, और एक कैटल ऐसा लिया जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी अच्छी है। दोनों को क्रॉस करा के हमने एक डिजायरेबल कैरेक्टर वाला कैटल ले लिया। ऐसे ही हमने एक प्लांट ऐसा ले लिया। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है इंटेंशनली ब्रीडिंग कराना प्लांट और एनिमल का फॉर द डिजायरेबल कैरेक्टर। लिख लीजिए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में लिखना, हम्म, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ या द प्रोसेस वेयर
humans intentionally breed, the process where human intentionally breed plants are animal for specific character या desirable character. The process where human intentionally breed plants or animal for desirable character. थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस भी डार्विन का है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। कभी कभी पूछ देते हैं कि डार्विन के 2 की कॉन्सेप्ट क्या थे, लिखना 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियम, 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म। ये डायरेक्ट सवाल भी पूछा जाता है, डार्विनिज्म के 2 पूरे की कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला की कॉन्सेप्ट है, पहला है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा की कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट को हम डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, उस दिन हमने इसको समझाया भी था। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब एक ऑर्गेनिज्म है ए, वो चेंज हो जाए बी में, मॉडिफिकेशन के साथ वो चेंज हो जाए सी में, अगला मॉडिफिकेशन वो चेंज हो जाए डी में, ऐसे करके। तो ब्रांचिंग डिसेंट या डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है और डिसेंट विद मॉडिफिकेशन से हुआ है। तो अब आइए देखिए, नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ये डार्विन के 2 की कॉन्सेप्ट है। हाँ, होटल से ही फोन था। यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए। डन। तो अभी पहले देखिए, अभी हमने कितनी बातें आपको डार्विन के बारे में बताई, एक एक पॉइंट, कि भाई इनका जो है ना बर्थ प्लेस, इनके गुरु कौन कौन थे, फिर इनकी जर्नी, HMS बीगल का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है मुझसे, ये उसमें पूछा गया था, ठीक है। 1831 से 1836 इनकी जर्नी। अमन होटल, वाह होटल, हाँ मेरा होटल है, हमने अभी इसका इनॉग्रेशन किया 5 जनवरी को। इसके बाद आइए HMS बीगल, और फिर इनका टूर, ठीक है, और गैलापागोस आइलैंड, ये याद रखना है। किन लोगों ने इनको ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया था सबसे ज़्यादा? चार्ल्स लायल और थॉमस माल्थस ने। लायल ने जो है जियोलॉजी थियरी, और इन्होंने पॉपुलेशन थियरी दिया था। फिर मलय अल्फ्रेड वेलेस इनके समकक्ष वैज्ञानिक। आपसे पूछा जाता है डार्विन के समकक्ष वैज्ञानिक कौन है, तो अल्फ्रेड वेलेस है, ठीक है। कौन है? अल्फ्रेड वेलेस। फिर इनकी थियरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है, इनके अदर बुक्स याद रख सकते हैं, इनकी अदर थियरी याद रख सकते हैं, और इनके 2 की कॉन्सेप्ट। अब इनके हम पास्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए, पास्टुलेट्स ऑफ डार्विन। पहला पास्टुलेट ओवर प्रोडक्शन, जैसे मेंडल के, अरे सॉरी लेमार्क, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में, लेमार्क थे ना वो, लेमार्क के पास्टुलेट 4 पास्टुलेट, वैसे ही डार्विन का देखिए ओवर प्रोडक्शन। डार्विन ने कहा कि भैया ओवर प्रोडक्शन का एक पास्टुलेट दिया था इन्होंने, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब सारे ऑर्गेनिज्म के पास, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव, इन्होंने कहा ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव इनॉर्मस कैपेसिटी। इनॉर्मस का मतलब बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, टू प्रोड्यूस नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, है ना। तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ओवर प्रोडक्शन, इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग,
क्योंकि जब इन्होंने लैब के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स को ग्रो कराया, जैसे अमीबा, तो उनको भाई लैब के अंदर तो उनको न्यूट्रिशन तो मिलता जाएगा, तो वो ग्रो करते जाएंगे। तो इनको यही लगा कि क्यों क्यों ओवर प्रोडक्शन की क्षमता होने के बाद भी किसी भी पॉपुलेशन काफी कांस्टेंट क्यों है। तो बाद में थॉमस माल्थस की थ्योरी जब इन्होंने पढ़ा कि भाई फूड तो एरिथमेटिकली ग्रो करता है, इस वजह से पॉपुलेशन तो लिमिट हो जाएगी ना। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अगला इनका पोस्टुलेट क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इनका कहना है, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से कहना है, स्ट्रगल फॉर मतलब अपने रहने के लिए स्ट्रगल करना, अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसलिए कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन में, ठीक है, जो जीत जाता है वही आगे चल के ग्रो करता है, जो नहीं जीत पाता वो ग्रो नहीं कर पाता। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो इसमें लिखिए, सिंस नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, बात बहुत हो रही है। नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। इट लीड्स टू कंपटीशन, इसकी वजह से कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इट लीड्स टू कंपटीशन, it leads to competition among organism, ठीक है। some organism in this competition, some organisms survive and flourish मतलब वो फलते फूलते हैं, and other disappears, अदर क्या हो जाते हैं भाई, कंपटीशन में जो कमजोर हैं वो तो धीरे धीरे गायब ही हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस फिर हुआ, आगे देखेंगे, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। नंबर सी, पहला ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और नंबर सी ये सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस है। तो लिखिए यहां पे वेरिएशन एंड हेरिडिटी, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ये इनका अगला पोस्टुलेट है, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। इसमें ये है, देखिए डार्विन ने कहा कि ऐसे, जैसे मान लीजिए हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग है, कहीं ना कहीं सब में वेरिएशन है, ठीक है, कहीं ना, मैं आपसे, आप मुझसे, या कोई आपके बगल में कोई हो, उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन है। डार्विन ने कहा कि वो वेरिएशन जो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, सरवाइव करने के लिए, उसको यूजफुल वेरिएशन कहा जाता है, और बाकी सब हार्मफुल वेरिएशन है। वेरिएशन, डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन ही अगली जनरेशन में पास होता है, याद रखना, और यही इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। सुनिए मेरी बात, डार्विन के हिसाब से वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, ह्यूगो डिब्रीज के हिसाब से म्यूटेशन इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, और भी साइंटिस्ट आएंगे कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन, ये वो बहुत सारी चीजें। तो पहले सुनिए मेरी बात को जरा ध्यान से, लिखिए, अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक, द कैरेक्टर्स विच enables to survive, enables
any organism, the character which enables any organism to survive. टू सर्वाइव, किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जो कैरेक्टर होता है, नोन एज यूजफुल वेरिएशन. यूजफुल वेरिएशन. एंड वेरिएशंस आर ट्रांसफर फ्रॉम, वेरिएशंस आर ट्रांसफर, इनहेरिटेड लिख लो. वेरिएशंस ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते हैं. Inherited from one generation to another. One generation to another, which lead to evolution. Which leads to evolution. इसी की वजह से इवोल्यूशन होता है. वेरिएशन ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है और इसी की वजह से इवोल्यूशन होता है. अगला है डी. यार सही हो गया. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन. यही सीक्वेंस, आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है डार्विन के पास्टुलेट. तो आप ओवर प्रोडक्शन, फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर वेरिएशन एंड हेरिडिटी, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है. अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ये कहा गया कि नेचर हमेशा उसी को सेलेक्ट करती है जो फिट है. ठीक है. नेचर ऑलवेज सेलेक्ट फिटेस्ट इंडिविजुअल. अब फिटेस्ट इंडिविजुअल का मतलब डार्विन के हिसाब से इंडिविजुअल, सही है ना, इंडिविजुअल. डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब लंबा चौड़ा दिखने से नहीं है, हट्टा कट्टा गोरा लंबा चौड़ा दिखने से नहीं है. फिटनेस रिप्रोडक्टिव फिटनेस से है. कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है कि फिटनेस इन टर्म ऑफ डार्विन रेफर्स टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस. तो आइए फिटनेस अकॉर्डिंग टू आप लिखिए फिटनेस इन टर्म ऑफ डार्विन कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, जिसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अच्छी होगी. ठीक है. तो फिटनेस इन टर्म ऑफ डार्विन. ठीक है. फिटनेस इन टर्म ऑफ डार्विन refers ultimately to रिप्रोडक्टिव फिटनेस. क्या? रिप्रोडक्टिव फिटनेस. ये है फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस है. ठीक. और लास्ट पोस्टुलेट इनका है, लास्ट पोस्टुलेट है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज. इन सब की वजह से ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज की ओरिजिन होती है. भाई वेरिएशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, नेचर अच्छे वाले को सेलेक्ट कर रही है रिप्रोडक्टिव. तो फिर क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज अकर. ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज अकर्स, नए स्पीसीज की ओरिजिन होनी